हेलो दोस्तों, हम क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर 2 इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड पढ़ रहे हैं और हम मुगल एम्पायर के बारे में देख चुके हैं कि कैसे मुगल एम्पायर इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था। 1526 में युद्ध होता है, पानीपत का पहला युद्ध। इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम राजा और मुगल एम्पायर जिसको इंडिया में एस्टेब्लिश किया था बाबर ने। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध होता है। लोदी वंश हार जाता है। लोदी वंश उसके बाद में खत्म हो जाता है और इंडिया में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। आज हम मुगल साम्राज्य में अकबर को पढ़ेंगे। देखो, अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 एडी से 1605 एडी तक रहा। तो देखो, जो इम्पोर्टेंट राजा हुए हैं हिस्ट्री में, उनका शासनकाल के बारे में हमें पता होना चाहिए। अकबर जो राजा था उसका जन्म होता है 1542 में। कहां पर? पाकिस्तान में जो सिंध जगह है, सिंध का जो किला है वहां पर अमरकोट एक जगह है, वहां पर अकबर का जन्म हुआ था। और जब ये 13 साल का था ना अकबर, उसी समय में बैरम खान ने ब्रिक्स क्या होती है? ईंटों का एक सिंहासन बनाता है और कालानौर में उसका राज्याभिषेक करवा देता है। कौन करवा देता है? बैरम खान। और 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक हो जाता है अकबर का। बैरम खां जो है वो उसका पहला गार्जियन होता है, मतलब संरक्षक बनता है। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन अफगान कमांडर हेमू एंड मुगल रिप्रेजेंटेटिव बैरम खां ऑन 5 नवंबर 1556 एडी। देखो, हम पानीपत का पहला युद्ध डिस्कस कर चुके हैं, 1526 में हुआ था। और दूसरा पानीपत का जो युद्ध होता है वो हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। किस किस के बीच होता है? हेमू के बीच में, और जो अफगान जो सेना है उसका कमांडर है, और मुगल की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है बैरम खां। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है, जो हेमू है उसकी गर्दन में एक एरो मतलब होता है तीर, वो लग जाता है। हेमू बेहोश हो जाता है और अफगान जो है वो इस युद्ध को हार जाते हैं, पानीपत के दूसरे युद्ध को। हेमू जो है वो बहुत ही ज्यादा कैपेबल था। और बिहार का जो अफगान राजा था मोहम्मद आदिल शाह, उसका क्या था? हिंदू कमांडर था। शासक मुसलमान था लेकिन उसका जो कमांडर है वो हिंदू है और उसका नाम हेमू। ये हेमू है जिसने 22 युद्ध रेगुलर जीतता है वो, और इसको उपाधि दी जाती है राजा विक्रमजीत की। किसको दी जाती है? हेमू को। अकबर ने मालवा को और चुनार का जो किला है उसको, गोडवाना को किससे जीत लेता है? एक म्यूजिक लवर, मतलब संगीत से प्रेम करने वाला बाज बहादुर है, उससे 1562 में ये सारी जगह जीत लेता है अकबर। मालवा, चुनार का किला और गोडवाना। ये जो अकबर है वो रणथंबोर का किला भी जीतता है। रणथंबोर कहाँ है? राजस्थान में है, वर्तमान राजस्थान। और उस समय एंशिएंट हिस्ट्री के समय उसको बोलते थे हम राजपूताना। रणथंबोर का किला जीत लेता है सुरजनहाड़ा से। राजा जो रामचंद्र है वो भी अकबर को अपना यहाँ का किला, कलिंजर का किला अकबर को सौंप देता है। हैंडेड ओवर मतलब सौंप देना। इन 1570 एडी बोथ मारवाड़ एंड बीकानेर हैंडेड ओवर देयर फोर्ट्स टू अकबर। मारवाड़ के राजा और बीकानेर का राजा अपने यहाँ के जो किले हैं वो अकबर को सौंप देते हैं। एक तरीके से जो अकबर है वो एक शक्तिशाली राजा के रूप में उभर रहा था। अकबर ऑल्सो स्नेच्ड गुजरात फ्रॉम मुजफ्फर शाह एंड बंगाल रीजन फ्रॉम दुआद खान। अकबर ने मुजफ्फर शाह से तो गुजरात छीन लिया मुजफ्फर शाह से, और बंगाल किससे छीन लिया? दुआद खान से। द वर्ल्ड फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी। देखो, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। मेवाड़ का राजा है प्रताप, महाराणा प्रताप, और उधर से अकबर डायरेक्ट लड़ने नहीं आता लेकिन उसके रिप्रेजेंटेटिव लड़ते आते हैं इस युद्ध में। 1576 में ये युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, जिसमें महाराणा प्रताप जो मेवाड़ का राजा था, और उधर से मुगल आर्मी जो थी उसमें मानसिंह और आसफ खां, इन्होंने लीड किया था इस युद्ध को, और उधर से था महाराणा प्रताप। इस युद्ध में जो मुगल हैं उनकी जीत नहीं होती है। देखो, इस युद्ध में क्लियर किसी की जीत नहीं होती है, लेकिन ये जो एरिया था, जो महाराणा प्रताप के अंडर जो एरिया था उस पर अधिकार कर लेते हैं मुगल। अब महाराणा प्रताप पीछे हट जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप जो है वो मुगलों की कभी भी संप्रभुता को, सोवरेंटी होती है संप्रभुता, उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करता। अगर एक क्लियर लाइन में अगर हम बोले
तो महाराणा प्रताप मेवाड़ का जो राजा है वो अकबर की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करता है। अब जैसे ही मुगल आर्मी वहां से हटती है, 1576 में युद्ध होता है, 18 जून 1576 को हुआ था ये हल्दी घाटी का युद्ध, और मुगल आर्मी जैसे ही वहां से पीछे हटती है, प्रताप दोबारा से उस रीजन को अपने अंडर कर लेता है और अपने जो नीचे जो उसके सामंत थे उनमें वो जगह को बांट देता है। अकबर ने इसके अलावा मुगल आर्मी, अकबर की जो मुगल आर्मी थी उसने बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत सारे युद्धों में जीत हासिल की। जैसे काबुल के ऊपर उन्होंने जीत हासिल की, वहां का राजा था मिर्जा हाकिम। कश्मीर के ऊपर जीत हासिल की, वहां का राजा था यूसुफ। सिंध के ऊपर मिर्जा जानी बेग राजा था वहां का। उड़ीसा जहां का निसार खां राजा था, और कंधार के ऊपर जीत हासिल कर लेता है जहां का राजा था हुसैन मिर्जा। खालिद जहां का राजा था अली खान। अकबर ने जो खानदेश जो जगह है उसका नाम चेंज कर दिया, रीनेम मतलब दोबारा नाम रखा गया, और धनदेश उसका नाम कर देता है अकबर। ये जो मुगल आर्मी है, द मुगल आर्मी कन्फ्रंटेड द फियर्स अपोजिशन ऑफ चांद बीबी। चांद बीबी जो था उसका क्या करता है, मतलब अपोजिशन, उसका विरोध करती है मुगल आर्मी, और 1600 में अहमदनगर के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। ये जो मुगल हैं, मतलब अकबर की जो सेना थी वो आसिरगढ़ एक जगह है 1601 में, उसके ऊपर जीत हासिल कर लेता है। और ये जो जीत थी ना आसिरगढ़ के ऊपर, वो अकबर की लास्ट विक्ट्री थी। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया कि आसिरगढ़, अकबर की लास्ट विक्ट्री कौन सी जगह थी, तो आसिरगढ़ 1601 में इस जगह को जीतता है अकबर, और ये अंतिम जीत थी अकबर की। देखो 1564 में मालवा का एक गवर्नर है अब्दुल्ला खां, उसकी लीडरशिप में, मतलब उसका नेतृत्व रहता है, और यहाँ पर उज़्बेकों का क्या होता है, रिवोल्ट होता है, विद्रोह करना, क्रांति करना। अकबर दोनों बार इन उज़्बेकों के जो द्वारा जो विद्रोह हुआ है, रिवोल्ट हुआ है, उसको क्रश कर देता है। और जैसे ही वो इसको क्रश करता है, गुजरात में रिवोल्ट हो जाता है 1584 एडी में। इसके बाद में इसको जो क्रश करता है, मतलब इसको दबाया जाता है, वो होता है अब्दुल रहीम, और बाद में उसको टाइटल दी जाती है, एक उपाधि दी जाती है खान ए खाना की। देखो ये जो उपाधि दी जाती है ना, वो राजा लोग क्या होते हैं, पहले से उनके माइंड में क्लियर होता है कि उनको ये युद्ध लड़ना है। अब युद्ध लड़ने के बाद में उनके पहले से फिक्स होता है कि ये युद्ध लड़ने के बाद में वो ये उपाधि धारण करेंगे, और राजा के अंडर जो शासक, मतलब जो सेनापति होते हैं, उनको राजा ये टाइटल देता है। During the invasion of यूसुफजही, वन ऑफ द 9 जेम्स, राजा बीरबल डाइड। देखो एक यूसुफजही का यहाँ पर आक्रमण होता है, और उस समय में जो अकबर का दरबार था उसमें 9 रत्न थे, 9 जेम्स थे, उनमें से एक था राजा बीरबल, और उस राजा बीरबल की मौत हो जाती है उस समय। अकबर भी मर जाता है 1605 एडी में, उसकी डेथ हो जाती है। क्यों मर जाता है, आफ्टर ए प्रोलोंग्ड इलनेस। प्रोलोंग्ड होता है ऐसी बीमारी जो काफी समय से चलती हुई आ रही हो। उसको सिकंदरा में दफना दिया जाता है, और जो उसका टॉम्ब है, मतलब मकबरा जो है उसका, उसके ऊपर बुद्धिस्ट स्टाइल का आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस है। मतलब जो उसका मकबरा जो बनाया गया उसके ऊपर बुद्ध धर्म में जिस तरीके की आर्किटेक्चर होती थी उसको उसमें इन्फ्लुएंस किया गया है, उस तरीके से उनका मकबरा, अकबर का मकबरा बनाया गया था सिकंदरा में। अब देखो यहाँ पर अकबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हैं। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अकबर जो था वो सर्वधर्म संभाव रखता था, मतलब सभी धर्मों को उसने समान प्रेफरेंस दी। इसका हम आगे देखेंगे। अकबर ने गोवा से जो पुर्तगाल मिशनरीज थी उनको बुलाता है अकबर। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में 1575 एडी में अकबर इबादत खाना बनवाता है। किस लिए बनवाता है, ताकि धार्मिक डिस्कशन, धार्मिक जो सभाएं अगर करनी हो तो इस जगह पे वो कर सके। किसके लिए, रिलीजियस डिस्कशन करने के लिए इबादत खाना बनवाता है अकबर। तो ये ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो अकबर है उसने एक धर्म की शुरुआत की थी जिसका नाम है दीन ए इलाही। और कैसे शुरुआत की थी, ऐसे नहीं कि खुद ने मतलब डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया कि आप लोगों को ये धर्म मानना है। थ्रू वोटिंग के थ्रू इस धर्म की शुरुआत की थी, और 1582 एडी में की थी इस धर्म की शुरुआत। राजा बीरबल पहला ऐसा हिंदू था
राजा बीरबल को भी हमने डिस्कस किया। राजा बीरबल अकबर के दरबार में 9 जेम्स थे, जिनमें एक राजा बीरबल था, और ये पहला ऐसा हिंदू था जिसने दीन ए इलाही जो धर्म शुरुआत की थी अकबर के द्वारा, उसको ज्वाइन किया था, उसमें सम्मिलित हुआ था। शेख मुबारक ने अकबर को इनाम अदिल की उपाधि दी थी। किसकी? इनाम अदिल की। ये जो अकबर है उसने सूफी वंश के जो चिश्ती संप्रदाय है उसको भी अपने यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया था, और उनके इसके अलावा लाहौर और आगरा में क्रिश्चियन धर्म के लिए चर्चेज भी बनवाए थे। जैन मुनि हरविजय सूरी को जैन मुनि हुए थे एक हरविजय सूरी, जिनको अकबर ने अपने यहाँ संरक्षण दिया, और इसके अलावा उनको जगत गुरु की उपाधि भी दी थी। ये जो अबुल फजल था, अबुल फजल भी अकबर के 9 जेम्स थे, उनमें से एक था अबुल फजल। वो दीन ए इलाही जो धर्म था उसका हेड प्रिस्ट था, मतलब मुख्य जो धर्म गुरु था इस धर्म का, दीन ए इलाही धर्म का, जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी, उसका हेड प्रिस्ट कौन था? अबुल फजल। 1583 में अकबर ने एक नया कैलेंडर शुरू किया था जिसको इलाही एरा के नाम से जाना जाता है। इलाही संवत, एरा मतलब संवत। देखो ये जो हमने डिस्कशन किया उससे हमें ये पता चलता है कि जो अकबर है वो सभी धर्मों को मानता था, और उसने सभी धर्मों को प्रोटेक्शन करने के लिए क्या क्या काम किया था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अकबर ने सभी धर्मों को संरक्षण दिया था, तो हम इन लाइन से उसको डिस्कस कर सकते हैं। अकबर ने जो राजपूताना था, वर्तमान में जो राजस्थान है वो प्राचीन समय में राजपूताना के नाम से जाना जाता था, तो वहां के राजपूत राजा को अकबर ने एक पॉलिसी अपनाई कि कैसे उन राजपूतों को अपने अंडर हम कर सकते हैं। अकबर ने उन राजपूत राजाओं के साथ में मैरिज अलायंस की, मतलब विवाह जो समारोह है उनके साथ में संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध, और इसके अलावा अपनी पावर के द्वारा उन लोगों को अपने अंडर किया। पहला कछवाहा, राजपूत राजाओं में पहला राजा भारमल राजा था जो कछवाहा वंश का था। कछवाहा वंश कहाँ हुए थे? जो वर्तमान में जो आमेर वाला रीजन है ना, मतलब जयपुर वाला जो रीजन है, वहां पर हुए थे कछवाहा डायनेस्टी। उसका राजा था भारमल राजा, पहला राजपूत शासक जिसने अकबर के साथ में इस तरह की संधि की थी। इसके अलावा जो भारमल के बाद में राजा हुए और कछवाहा वंश में भगवान दास और राजा मान सिंह, उनको अकबर के दरबार में हाई पोस्ट मतलब उच्च पद दिए गए थे। ये मान सिंह वो ही है जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के खिलाफ में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। इसी के नेतृत्व में सेना गई थी, मुगल सेना। इसके अलावा कछवाहा वंश ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, वहां की जो डायनेस्टी थी, उन्होंने भी मुगल्स के साथ में संधि स्थापित की, लेकिन वो इंडिपेंडेंट रूप में रहे थे। मतलब उन्होंने समझौते तो कर लिए थे लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की थी, अंडर वर्क नहीं कर रहे थे, उनके स्वयं के वंश को रेगुलर परस्यू कर रहे थे। 1564 एडी में अकबर ने क्या किया? जजिया कर को बिल्कुल एकदम से कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से हटा दिया। जजिया कर क्या था कि हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगाया जाता था, ए टाइप ऑफ टैक्स था जजिया टैक्स। 1569 एडी से 1584 एडी तक जो फतेहपुर सीकरी है वो रॉयल कैपिटल रहती है मुगल साम्राज्य की। इसके अलावा बुलंद दरवाजा बनवाया था, मतलब जो मस्जिद थी उसके साउथ वाला जो गेट है जिसको बुलंद दरवाजा के नाम से जाना जाता है, वो अकबर ने ही उसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? जब अकबर ने गुजरात पर अपनी विजय हासिल की थी, तो उस विजय को सेलिब्रेट करने के लिए, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए अकबर ने ये बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अब अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में, और अकबर की डेथ होने के बाद में उनका बेटा जहांगीर राजा बनता है, जिसको सलीम के नाम से भी जाना जाता था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सलीम किस राजा का नाम था, तो जहांगीर का नाम था। 1605 एडी से 1627 एडी तक जहांगीर का शासनकाल रहा। ये जो जहांगीर का नाम सलीम था ना, तो देखो शेख सलीम चिश्ती एक नागौर में एक शेख सलीम चिश्ती हुए थे, सूफी संत हुए थे, उन्हीं के नाम पर सलीम का नाम, जहांगीर का नाम सलीम रखा था।
ये जो सलीम थे उन्होंने काफ़ी मिलिट्री सर्विस मतलब काफ़ी सैन्य अभियान किए थे मुगल जब वो अकबर राजा थे, और उनके जहांगीर के नेतृत्व में कई सैन्य अभियान किए गए थे और उन्होंने काफ़ी सैन्य अभियानों में जीत हासिल की थी, इसलिए उनको 12,000 मनसब एक उपाधि दे रखी थी। सलीम ने 1599 में क्या किया, रिवोल्ट कर दिया अकबर के खिलाफ, और इस रिवोल्ट को दबाने के लिए अकबर ने 1602 में भेजा अबुल फजल को, लेकिन जो जहांगीर है उसने अबुल फजल को क्या कर दिया, मार दिया, और 1605 में जहांगीर ने टाइटल गेन कर लिया नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह, और जो मुगल थ्रोन है उसको मतलब मुगलों का जो सिंहासन था उसको 1605 में आगरा फोर्ट में उसको अपने मतलब खुद का राज्याभिषेक वहां पर करवाया। जहांगीर ने पिकॉक थ्रोन बनवाया था, मतलब जो सिंहासन था उसके ऊपर मोर की आकृति बनवाई थी, जिसको तख्त ए टूस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पिकॉक थ्रोन मुगल एम्पायर के दौरान किसने बनवाया था, तो जहांगीर ने बनवाया था। ये जो जहांगीर राजा था उसने सिख गुरु अर्जुन देव को भी उसकी भी हत्या करवा दी थी। इसके अलावा देखो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अबुल फजल जो उनको मनाने गया था उनको भी फांसी दे दी गई थी। जहांगीर्स विक्ट्री ऑफ कंधार इज कंसिडर्ड इंपोर्टेंट फ्रॉम मिलिट्री एंड कमर्शियल व्यू पॉइंट। जहांगीर ने कंधार के ऊपर जीत हासिल की, और ये जो जीत थी वो ना केवल सैनिक अभियान की जीत थी बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी काफी इंपोर्टेंट थी उनकी ये जीत। 1611 में जहांगीर ने एक विडो के साथ में, एक विडो जिनका नाम मेहर उन्निसा नाम था, और बाद में उनको नूर महल नूर जहां का टाइटल दिया गया। लेटर सी वॉज एंटाइटल एज बादशाह बेगम का उनको टाइटल दिया गया, और उनसे शादी कर लेते हैं, एक विधवा से शादी करते हैं जहांगीर। ये जहांगीर के दरबार में जो ब्रिटिश एम्बेसडर आते हैं जहांगीर के दरबार में, जिनका नाम है कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो, ये जहांगीर के दरबार में विजिट करते हैं, और जहांगीर की डेथ हो जाती है 1627 में। देखो 1600 के लगभग 1600 से पहले यहाँ पर और विदेशी आ गए थे, इंडिया में आगमन हो गया था। 1600 के लगभग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है, और वो वहाँ की महारानी से परमिशन लेते हैं कि हम जो ईस्ट एशिया में एक देश है वहाँ पर जाकर हम व्यापार करना चाहते हैं। तो वहाँ की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, यूके की कंपनी, वो इंडिया में प्रवेश करती है, और उनके ब्रिटिश एम्बेसडर आते हैं। उस टाइम इंडिया में राजा जो मुगल साम्राज्य का राजा था वो था जहांगीर, तो उससे परमिशन लेने के लिए आते हैं कि हम आपके यहाँ पर पोर्ट एस्टेब्लिश कर सकें या ना कर सकें। तो इसलिए आए थे कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके।